गुड आफ्टरनून। हाँ, रिकॉर्डिंग होने के बाद ऐसे ही होता है। चलिए, बच्चों को लगे कि हाँ चलिए ठीक है स्टार्ट हुआ। तो हम लोग बोर्ड पर लिख दिए हैं कि हम लोग को वेक्टर के अंदर क्या पढ़ना है और 3D के अंदर क्या पढ़ना है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत वेटेज रखता है बोर्ड्स में भी और कॉम्पिटिशन में। अच्छा, मतलब एक विडंबना देखिए कि मतलब जब हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में 11th, और पूरे 11-12 में फिजिक्स में हम लोग वेक्टर्स को पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी काफी आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में काफी वेक्टर्स को स्टडी किए होंगे, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। उसके बाद फिर आप 11th में भी कई जगह पे वेक्टर्स को यूज किए हैं। उसके बाद बच्चों को ये लगता है कि हम बहुत सारे वेक्टर्स को, मतलब हम वेक्टर्स को समझते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि वेक्टर्स मुझे समझ में आता है। तो अगर हम ये मान लें कि आप जानते हैं तो सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो फिर जरूरत नहीं है हम लोग को ज्यादा डेप्थ में जाने का। लेकिन कुछ सवाल है वेक्टर्स को आगे बढ़ाने से पहले, कुछ छोटा मोटा सवाल है कि मतलब वेक्टर इवैल्यूएशन जो हम लोग किए हैं, इवोल्यूशन जो किए हैं, उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। अ, जैसे बड़ा छोटा सा एक सवाल है कि वेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जैसे इस तरह से xi प्लस yj प्लस zk, इस तरह से करते हैं। आखिर ये क्या है, ये आखिर है क्या, xi प्लस yj प्लस zk क्या है? या फिर आप सपोज करिए कि आप डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं a डॉट b और एक रिजल्ट लिखते हैं आप a डॉट b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b कॉस थीटा। अब सवाल ये कि ऐसा ही क्यों होता है? लोग बोलते हैं कि एक ऐसे वेक्टर है और एक ऐसे वेक्टर है, बीच में थीटा एंगल बना रहा है तो a डॉट b इतना होगा। सवाल ये नहीं कितना होगा, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होगा। मतलब वेक्टर के इवैल्यूएशन पे हम लोगों ने शायद काम नहीं किया है, हम लोग को बस पता है कि होता है। अच्छा, एक और चीज है, वेक्टर में डिवीजन क्यों नहीं होता है? आप देखते हैं वेक्टर में आप एडिशंस देखते हैं, वेक्टर में आप मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन में भी चक्कर है, मल्टीप्लीकेशन में आप दो टाइप का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, एक ए डॉट भी देखते हैं और एक ए क्रॉस भी करते हैं। ऐसा क्या भाई कि आपको दो दो मल्टीप्लीकेशन का जरूरत पड़ गया? जबकि हम लोग जब फंडामेंटल पढ़ रहे थे, याद करिए जब फंडामेंटल हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मतलब फंडामेंटल के बोलने का मतलब आपको रियल नंबर में तो हम लोगों को एक ही तरह का मल्टीपल सिखाया गया है, 2 इंटू 5 कर लो 10 हो गया, इस तरह का मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर में ऐसा क्या हो जाता है कि हम लोगों को दो दो मल्टीप्लीकेशन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, हद तो ये है कि अगर हम आपसे ये बोल दें ये जो एडिशन है एक्चुअल में एडिशन है ही नहीं, तो और दिक्कत है। अब हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन यहाँ दो टाइप का, डॉट एंड क्रॉस। क्यों भाई, क्या जरूरत है दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन को पढ़ने का? ठीक है, ये आया कहां से, क्या मतलब है ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा होता है, इसका क्या मतलब है? ऐसे ही क्यों लिखे इस नजर को ऐसे ही क्यों लिखा गया? तो मुझे जो बच्चे सुन रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम बच्चों के पास इसका सही से जवाब होगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ये सभी को पता है क्यों लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। डिवीजन हम लोग करते नहीं वेक्टर्स में, मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का करते हैं, और अगर हम ये बोल दें कि एडिशन जो है वो एक्चुअल में एडिशन है ही नहीं, तो और पंगा कि ये क्या है नया चीज। तो इन सब बातों को समझना पहले पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात आप समझ पाइएगा तो आप 3D में काम कर पाइएगा। आपको सबसे पहले इन बातों को समझना है, जब इन बातों को समझिएगा तो फिर 3D समझ पाइएगा। ये एक दूसरे का पूरक है। कई लोग क्या करते हैं, जब चैप्टर्स नया स्टार्ट करता है तो आप पढ़ने आ जाते हैं। ठीक है, अब वेक्टर्स पढ़ने के बाद बंद करो उसको। वेक्टर्स पढ़ने के बाद अब मान लीजिए किसी का वेक्टर्स छूट जाता है और फिर वो 3D में आ जाएंगे कि चलो भाई थोड़ा थोड़ा सा हम लोग 3D देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई उनको दिक्कत होगा 3D में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मिटा दिए थे। देखिए सबसे ज्यादा आपको जो समझने वाला बात है ना, आपको इसको समझना है। ये पोर्शन अगर आप, ये सब इजी है, ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बहुत इजी है। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो आप फिर इसको समझ पाते हैं। तो सारा कहानी यहां से,
तो चलिए थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। ओके, बेसिकली वेक्टर्स के बारे में आप जानते हैं कि वेक्टर्स के पास दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम हम लोग इसमें बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ बातों को और जानना जरूरी है। वेक्टर्स को सही से समझने के लिए पहले हम लोग को थोड़ा सा 3D समझना होगा कि 3D क्या है, ठीक है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D का मतलब क्या हुआ? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज का क्लास काफी 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 इंपॉर्टेंट है, बीच में मत भागिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आपको। हम बड़ा क्लियर करके बता दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरा बेस तैयार करेगा, खास के वेक्टर्स के लिए भी और 3D ज्योमेट्री के लिए। हम जब 3D ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो जो आज लेक्चर हो रहा है वो दोबारा नहीं होगा फिर, ठीक है। हम इसको बेस बना के वहां पे बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पहले हम लोग को 3D समझना होगा। 3D समझने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? 3 डायमेंशन चाहिए। अच्छा, 3D को समझने के लिए पहले थोड़ा 2D समझ जाते हैं। अच्छा, ये 2D 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब होता है इसमें एक प्लेन का काम होता है, एक प्लेन पर काम करते हैं, जैसे कार्टेशियन प्लेन वगैरह आप बहुत छोटे से क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, ये प्लेन बनता कैसे, कोई आइडिया है आपको? प्लेन बनता है, हम लोगों के दिमाग में ये है कि प्लेन बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? दो इस तरह का एक्सेस चाहिए, और वो क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है, जो कि सरासर गलत है। देखो, एक प्लेन बनाने के लिए ना आपको सिर्फ दो एक्सेस चाहिए, और वो ऑब्लिक भी हो सकता है। बोलने का मतलब है ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक प्लेन क्रिएट कर रहा है। रिपीट अगेन, ये भी एक प्लेन क्रिएट कर रहा है। समझिएगा बात को, है ना। जरूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर हो, लेकिन हम लोग बचपन से परपेंडिकुलर पढ़े हैं। जैसे ही होता है हम लोग बोलते हैं चेक प्लेन पे बात कर रहे हैं, हम लोग इस पर बात नहीं करते। अच्छा, ये क्यों नहीं लेते हैं मालूम है? ऑब्लिक क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है। इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है ना, आप कहीं पे कुछ भी रख लीजिए, आप आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन इसमें कैलकुलेशंस करना थोड़ा सा दिक्कत है। सिमिलर पैटर्न पे 3D में भी होता है। 3D के लिए जैसे यहाँ पे आप एक्स और वाई यूज करते हैं, 3D ज्योमेट्री के लिए आप क्या करेगा? एक्स करेगा, वाई करेगा, जेड करेगा। और जहां तक हम लोग के पास जानकारी है कि सब ये एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन क्या परपेंडिकुलर होना मस्ट कंडीशन है? नहीं, ये भी ऑब्लिक हो सकता है, ये भी ऐसा हो सकता है इस तरह का, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ भी एलिमेंट कुछ भी। तो ये भी आपको एक 3D शेप है। कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर सिर्फ हम क्या लेते हैं? अपने फायदे के लिए लेते हैं, ठीक है। वहां पे कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा इजी हो जाए। देखिए, अब हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं? वेक्टर्स को अगर आपको समझना है तो आपको पहले 3D को समझना होगा, क्योंकि वेक्टर्स का जो स्टडी करते हैं हम लोग, वो 3D के लिए ही करते हैं। अगर ये वेक्टर नहीं होता ना, तो स्पेस का स्टडी करना बहुत टफ होता। स्पेस की स्टडी को फिर हम लोग को 3D ज्योमेट्री से स्टडी करना होता। स्पेस की बात कर, स्पेस को स्टडी करने के लिए फिर हम लोग को 3D ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है, और जो कि जिसका कैलकुलेशन बहुत टफ होता है, आसान नहीं होता है, बहुत लेंदी टाइप का कैलकुलेशन होता है। तो इसीलिए वेक्टर्स को लाना पड़ा। वेक्टर्स के आने के बाद क्या हुआ कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया, और हम लोग स्पेस को आसानी से पढ़ पाए इस वेक्टर के जरिए। इसलिए वेक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और वेक्टर को समझना, और वेक्टर कहाँ पढ़ना है आपको? किसके लिए पढ़ना है? स्पेस के लिए पढ़ना है। स्पेस कौन होता है? 3D होता है। तो भाई तो थोड़ा थोड़ा तो 3D का आइडिया होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेन लेते हैं हम लोग, और एक प्लेन पर हम एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कि पॉइंट पी है, ठीक है। एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं। देखिए, हम ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है, कि कैसा बिहेव करता है कोई भी पॉइंट आपका प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? देखिए, अगर इसको आप x, y बोलते हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप यहां से परपेंडिकुलर डालिए। किस पे परपेंडिकुलर डालने? ध्यान से देखिएगा, एक्सिस पे। तो इसको आप क्या पढ़ते हैं? x, और इसको क्या पढ़ते हैं? y, ठीक है। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है?
एक्चुअली हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी स्पेस में अगर कोई लाइन होगा तो उसका डायरेक्शन कैसे काम करता है, सीधा सीधा बात है। अब देखिए यहाँ पे अगर यही चीज हम ये बोले कि किसी स्पेस में अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो कैसा काम करेगा, किस तरह से काम करेगा। देखिए अगर हम प्लेन पर लेते हैं तो प्लेन पे देखिए आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे एक्स है, ये वाई। अब देखिए अगर हम कोई स्पेस लेते हैं, समझने की कोशिश करिए। स्पेस लेने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 एक्सेस चाहिए। तो आप एक काम करो, आप कुछ ऐसा करो, ध्यान दो, ये हुआ, ठीक है। अब किसी को भी एक्स ले लो, किसी को भी वाई ले लो, ये आपकी मर्जी। अब इसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे स्पेस में, जैसे रूम में स्पेस है, हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। आप जिस रूम में बैठे होंगे उसका एक कॉर्नर होगा, वहां से आप एक्स वाई और जेड ले सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आप उसी तरह का सोचिए, जैसे मान लिया एक रूम है और आप एक पॉइंट यहाँ पे ले लें, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे। आपको पॉइंट देखने में ऐसा फील होगा कि हम यहाँ पे लिए हैं, इस बॉक्स पे नहीं है। ये पॉइंट कहाँ पे है, जैसे ये वाला रूम है, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए, बात समझिएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको आप ऐसा ले सकते हैं क्या, इस पॉइंट को आप ले लीजिए, 3D है तो एक्स वाई जेड ले लीजिए। बहुत सारा कंसेप्ट यहां से हमारा तैयार होगा आगे के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, इस 2D में आप क्या किए थे, याद करिए। 2D पे जब आप एक पॉइंट लिए थे तो उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डाले थे कहां पे, एक्सिस पे, और इसको आप मेंशन किए थे एक्स। अगर एक पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। स्पेस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका मतलब ये एक्स हुआ था, ये वाई होता है। अब यहां से ऐसे परपेंडिकुलर इस पर भी डाल सकते हैं, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे डाल दीजिए, ये हो गया वाई, तो इसको आप एक्स कॉमा वाई बोले। तो आप कर क्या जान दीजिए, पॉइंट से एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। यहां भी आपको यही करना है, पॉइंट से एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालना है। यहाँ पे 3 एक्सिस। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि हम इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे। तो कैसे परपेंडिकुलर डालेगा ये सोचिए। देखिए आपके दिमाग में ये माचिस का जो डब्बा टाइप का बना हुआ है ना, वो इमेजिनेशन में आना चाहिए। अगर वो इमेजिनेशन में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखिए फिर आप क्या करिएगा, यहां से आप इसको ऐसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। क्लियर है, देखने से तो नहीं लग रहा है कि परपेंडिकुलर है, लग रहा है, नहीं लग रहा है। अच्छा एक चीज और नोटिस करिए, वो तो खैर बात की बात है, एक चीज नोटिस करिए और, जैसे मान लीजिए आप बनाए कि, ठीक है, एक्स वाई और जेड। अच्छा ये देखिए, तो ये देखने से लग रहा है कि ये 90 डिग्री है। अरे इनके बीच का एंगल लग रहा है 90, देखने से लग रहा है क्या कि एक्यूट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 90। सिमिलरली ये देखने में लग रहा है ऑब्ट्यूस है, लेकिन क्या ये ऑब्ट्यूस है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे पास जो ये फोटो बनाने के लिए 2D है और हम इस 2D में 3D बना रहे हैं, तो इस तरह का परेशानी तो होगा। और एकदम सतर्क होकर काम करना है, थोड़ा सा भी नहीं रहिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे हम बहुत आराम से और धीरे धीरे पढ़ाएंगे कि आपको हर बात इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, देखने से ऐसा लग रहा है कि एक्यूट है, लेकिन एक्चुअल में एक्यूट नहीं, हमको पता है। देखने में ऑब्ट्यूस लग रहा है, लेकिन ये ऑब्ट्यूस नहीं है, ठीक है। ये सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये तो हम जान रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से जिस तरह से परपेंडिकुलर डाले थे यहां भी डालेंगे। देखिए तो अब थोड़ा सा परपेंडिकुलर फीलिंग आ रहा है, देखिए तो थोड़ा बहुत तो फीलिंग आना चाहिए। इसको कोई नेमिंग वेमिंग कर लो, मान लो कि एल दे दो। तो ये ओ एल, जिस तरह से आप यहाँ पे इसको एक्स बोले थे, तो इसको आप क्या बोलेगा, इसको एक्स बोल सकते हैं आप। यहां से आप बोल सकते हैं कि ओ एल जो है वो आपका एक्स होगा, ध्यान देगा। एंड सिमिलरली जैसे इस पर परपेंडिकुलर वाई पे डाले थे, इसको भी यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए इस बार क्या होगा, इस बार कुछ ऐसा होगा, देखिए तो वाई पे, ठीक है। थोड़ा बहुत लग रहा है परपेंडिकुलर, बहुत तो नहीं फील आएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, नॉट बैड।
तो इसमें देखिए आपका क्या होगा, इसको आप वाई बोल सकते हैं, ओ चलिए एल है तो एम कर लीजिए, तो ओ एम आपको लग रहा है कि ये वाई है, ध्यान दीजिए ये वाई। एंड सिमिलरली इसी पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर डालना है जेड एक्सिस पे, तो जब परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा बनता हुआ, देखिए तो अगर इसको n नाम हम दे देते हैं तो ओ एन कितना हो जाएगा, z, x y और z। देखिए पहले देखिए यही यही फर्क होता है, देखिए 2D में ये हमारे लिए कितना आसान हो गया था, 2D में एक पॉइंट लिए और आराम से हम उसको क्या किए, अपने डाले, कोई दिक्कत नहीं, बचपन से देखते आ रहे। जैसे ये 3D आया, यही घटना को हम 3D में दिखाएं तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, लेकिन बट अब आराम से समझ में आ रहा है, देखिए ठीक है। जल्दी जल्दी में बना के एक दिखा देते हैं, कुछ नहीं की, ये आपका एक हम बनाए इस तरह से, यहां से एक और बनाए, ये इससे मिलाए, इससे मिलाए, इससे मिलाए, इससे मिलाए, ये आपको ऐसे आया, ये आपको ऐसे आया और ये आपको ऐसे आया। एक पॉइंट पी ले लिया हम लोग, कहाँ लिए, स्पेस पे। देखने में ऐसा फील आ रहा है कि इस पर लिया हुआ है, लेकिन ये स्पेस है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हम एक्स वाई जेड का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से यहाँ पर अपने डाले, ये हुआ, तो ये वाला एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ पर अपने डाले हम लोग, ठीक है, तो ये आपको हो गया, इसको हम लोग वाई दे दिए, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ पर अपने डाले, ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना, जेड। यही चीज तो दिखाएं, ओ से एल एक्स हो गया, ओ से एम, देखिए यहाँ से ओ से एम एक्स होता है, यहाँ से आएगा तो वाई हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे वाई यहाँ से, ठीक है। अच्छा एक चीज और नोटिस करिए, एक चीज और नोटिस करिए कि जो भी बना हुआ शेप है, शेप तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, माचिस का डब्बा बोलिए या फिर क्यूबाइड लीजिए, क्यूबाइड का साइड नोटिस करिए तो एक्स वाई जेड है। अरे क्यूबाइड का साइड कौन कौन सा होगा, ध्यान दीजिए ना, ये वाला एक साइड दिख रहा है आपको एक्स, ये आपको दिख रहा है वाई, और ये दिख रहा है जेड। अरे जेड के पैरेलल तो ये जेड ही होगा ना, बात समझ में आ रहा है, ये वाला अगर एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा, ये अगर वाई है तो ये वाला भी वाई होगा। यानी क्यूबाइड का जो 3 साइड होता है तो वो एक्स वाई जेड है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अच्छा बचपन में आप एक क्वेश्चन पढ़े थे कि एक कोई क्यूबाइड ले लो जो एक्स वाई जेड या एबीसी साइड का है, ठीक है, एलबीएच उसका, ठीक है, कुछ है, ओके, तो आपको वहां पे क्वेश्चन आता था कि बताइए कि उसमें आपको एक सबसे लंबा रॉड रखना है उसमें, तो कैसे रखेगा, तो आप बोलते थे कि डायगोनली रख दीजिए। अरे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, इसमें सबसे लंबा अगर कोई रॉड रखना है तो कैसे रखिएगा, डायगोनली, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम ये जानने का कोशिश करें कि ये ओपी क्या होगा, ओपी, व्हाट इज अ ओपी, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा, समझ में आ रहा है, ये कॉर्नर यूज किया, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर आए हम लोग, बाकी यहाँ पे क्लियर है सब, कोई दिक्कत नहीं है, मिटाएंगे। ओपी भी निकालने के लिए हम साफ सुथरा फिगर यूज करेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं फील आए। तो उम्मीद करते कि यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। अच्छा बाय द वे ये ओपी है क्या मालूम है, ओपी क्या है इसके बारे में बोल सकते हैं एक और बात। ओपी क्या है ना, एक तरह का ओपी का एक प्रोजेक्शन है, यहाँ पे ये जो ओ एल दिख रहा है आपको ना, ये ओपी का एक्स एक्सिस पे एक प्रोजेक्शन है, देखा जाए तो सिमिलरली ओपी का ये वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, ऐसी ओपी का ये जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन है, देखा जाए तो। बट फिलहाल हम लोग ओपी निकालने की कोशिश करते हैं कि ओपी क्या होगा। ऐसे इनिशियली ये 0 0 है, हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, बट डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को यूज नहीं करना है, हमको अभी मान के चले कि ये सब हमको नहीं आता है, मिटा दें इसको, क्लियर है यहाँ तक। ओपी निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग कोशिश करें, चलिए इसको मिटाते हैं, तब फिर और आसानी से हम आपको दिखाते हैं। ओके, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें,
एक ये ले लीजिए आप, ठीक है, ये ले लीजिए। ध्यान देगा इसको, ये हो गया। चलो हो गया ये। अब देखिए ये ओ ले लीजिए और इसको आप पी ले लीजिए। ध्यान दीजिए इसको हम निकालने जा रहे हैं, पी एक्स वाई जेड। अब हम जो लिख रहे जा रहे हैं उस पर ध्यान देगा। इसको लिख दिए हम एल। ओ एल कितना आपके पास एक्स है, ऊपर करके लिख देते हैं, एक्स है। इसको ओ एम ले लीजिए, ये वाई है। इसको ओ एन ले लीजिए, ये जेड है। टारगेट क्या है आपका, टारगेट आपको ओपी निकालना, कॉन्सेंट्रेट करेगा ओपी। अच्छा ये वेक्टर वेक्टर नहीं है बाबू, सब लाइन है। वेक्टर ये इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं किया हम आपको थ्री का कंसेप्ट दे रहे हैं। वेक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं, स्पेस के स्टडी करने के लिए वेक्टर का जरूरत हम लोगों को पड़ेगा, तो वेक्टर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये चाहे आप कॉम्पिटेटिव पढ़े बेसिक्स पढ़े, ये नॉलेज होना जरूरी है। अगर ये नॉलेज है तो फिर आगे आपके लिए खास के थ्री में रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, आप समझ पाइएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ओपी निकालना तो कैसे करेगा, नोटिस करिएगा। ये वाला एक्स है, ओ एल एक्स है, ठीक है। ये जेड है, ये देखिए तो ये जेड है, ठीक है। तो हम जो बोलने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे जो आ रहा है, अगर कुछ नेम वेम करना तो हो जाए, जैसे इन ट्रेंगल ओ एल पी खास के लिख दिया ट्रेंगल की, आपको दिक्कत ना हो। देखिए ये सब नीचे का बेस है, ये जो है ना नीचे का बेस है सब, ध्यान देगा। ये एक्स एक साइड है, एक्स है, ये आपको जेड है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। और हम लोग को मालूम है कि दो परपेंडिकुलर के सामने जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो देखिए ये वाला तो परपेंडिकुलर बन रहा है ऐसे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये वाला साइड कितना है एक्स, ये वाला कितना जेड। तो ये वाला साइड आपको कितना लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ये खड़ा है ऐसे, अगर ये नीचे में मान लीजिए ऐसा एक बेस बना हुआ है, ऐसा एक बेस बना हुआ है, तो इस पे और ये वाला आपको दिखा रहा है कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये लग रहा है कि इसके ऊपर खड़ा है ऐसे, ये वाला। और इसको आप क्या बोल सकते थे, वाई। नोटिस करिए, इसको आप वाई बोल सकते थे। इसको एस ले लो, एस ले लो, ठीक है, पी यूज किया हुआ है इसलिए, ओके, ठीक है। तो इन ट्रेंगल ओ एल एस, ठीक है, ओ एस इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आइए नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा, ओ पी एस, ओ पी एस पे आइए। अच्छा देखिए तो ये परपेंडिकुलर है इस पर, ऐसे तो ये बेस है और इस पर ऐसे ये परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर इस पे। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो आप लिख सकते थे ओपी इज इक्वल टू रूट अंडर ओ एस का स्क्वायर एंड प्लस पी एस का स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ओ एस का मतलब हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड पी एस का मतलब हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो राइट आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज द ओपी। आप याद करिए क्यूबाइड में जो पढ़ते थे यही पढ़ते थे। क्यूबाइड में अगर साइड एल बी एच होता था तो जो उसका डायगोनल होता था रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही आप पढ़ते थे। याद करिए आप, यही स्टडी करते थे ना।
ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। हम लोग इसमें आसानी से इसका लेंथ निकाल लिए कि इस ओपी का लेंथ क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए अगर ये बात आप समझते हैं तो बहुत सारा चीज वेक्टर में आप आसानी से समझ जाइएगा। अच्छा एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, ये आपको एक पॉइंट है ओ, मतलब इनिशियल पॉइंट है या ओरिजिन है जो भी बोलिए, और इस जो भी बना हुआ है 3D इसके या स्पेस जो भी बना हुआ है उस पे एक पॉइंट आप लिए, और दैट केस में आप लोग यहाँ पे क्या किए, इसका रिजल्ट आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया। कैसे आया वो आप देखें, है ना। मिटा देते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो डाउट है तो बोलिए, नहीं है तो जल्दी वो भी बोलिए। क्लियर है? बढ़े आगे। थोड़ा दिक्कत होता है बाबू, तुम पता है ना मेरा ग्राफ ग्राफ फिगर वगैरह कितना अच्छा है, तो थोड़ा सा मुझे, लेकिन बेहतर हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक आध क्लास का ही बात है, उसके तो फिर क्वेश्चंस आने लगेंगे, प्रॉब्लम नहीं, समझा तो हम पूरा देंगे, कोई चिंता वाला बात नहीं है। ये हो गया, ये मिलाएं ये मिलाएं ये मिलाएं, इसको आप x कर लिए, इसको आप y कर लिए और इसको आप z कर लिए, ठीक है, इसको o कर लिए, आप यहाँ पे एक पॉइंट कवर किए, और ये आपका p हो गया जिसको आप x, y, z बोल रहे थे। ओके, अब आपको OP निकालना था, OP निकालना था तो आप क्या किए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले इस पे, तो इसको आप x बोले, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाले आप इस पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले, ऐसे ऐसे डाल दिया आप, परपेंडिकुलर डाले तो इसको आप y बोले, और सिमिलरली एक परपेंडिकुलर यहाँ पे भी आप डालें, यहाँ डालें आप ऐसे, तो इसको आप z बोल दिए। टारगेट था आपको OP निकालना, तो आप क्या किए, ये x था, ओके, ये वाला जो लाइन है आपको साफ साफ दिख रहा है x है, और ये वाला जो लाइन है वो क्या है आपका z है, तो आप क्या किए, जो नीचे वाला जो लाइन है उसको निकाल लिए, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या देख रहे हैं, ये इस पे परपेंडिकुलर है जिसको आप y बोल सकते थे, तो अगर आप देखिए ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका जो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए अगर एक ही में हम बनाते तो ऐसा होता, उस बाद गिच बिच हो जाता, इसलिए हम आपको हर इसमें एक अलग फिगर बना के दिखाएं कि कौन सा चीज कैसे हुआ है, कैसे परपेंडिकुलर डाले, कैसे क्या किए हैं, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस फिगर को हम फिर से एक बार बनाएंगे और कुछ चीज को और समझाने का कोशिश करते हैं यहाँ के बाद। अब इसे मान लीजिए, सपोज करिए एक छोटा सा और सवाल है, ठीक है। 2D में जब 2D पढ़ते थे हम लोग, ठीक है, तो हम लोग अगर कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं प्लेन में तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते थे, याद है आपको? कुछ याद दिलाते हैं हम आपको। सपोज करिए एक 2D लेते हैं, ये हो गया, ये ले लिया है ना। अब मान लीजिए एक 2D है, ये एक्स है और ये वाई, एक लाइन ले लिया, ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। 2D ज्योमेट्री में आप जब कोई लाइन लेते थे तो एंगल कैसे निकालते थे, याद करिए, सॉरी डायरेक्शन कैसे निकालते थे उस लाइन का, उस लाइन का डायरेक्शन निकालते थे, आप ये जानने की कोशिश करते थे कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, स्लोप के जरिए, याद है? यही काम करते थे ना आप, मतलब आप ये जानने की कोशिश करते थे कि ये लाइन एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, और आपको जैसे ही ये पता चल जाता था तो आप बोलते थे इस लाइन का डायरेक्शन हम लोग को पता चल गया। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर इसके साथ आप एंगल बना रहे हैं तो अगर आप इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, सपोज करिए, तो ये एंगल भी फिक्स हो जाएगा, नहीं होगा फिक्स? भाई ये एंगल है तो ये एंगल है, ये 90 है तो ये तो फिक्स होगा, बदलेगा तो नहीं एंगल। तो 2D में आप ऐसे बना देते हैं। अब मेरा अगला सवाल है, 3D ज्योमेट्री में, 3D ज्योमेट्री में अगर कोई लाइन आपको दिया हो तब उसका कैसे एंगल निकालिएगा, डायरेक्शन कैसे निकालिएगा। अब हम लोग काम की बात पे आ रहे हैं, इन कर रहे हैं, है ना, रिपीट कर रहे हैं। 2D में जब आप किसी लाइन का डायरेक्शन निकालते थे तो स्लोप के जरिए निकालते थे, और फॉर्मूला क्या होता था, ये वाला, कि लाइन एक्स के साथ
अब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वगैरह जो बोलना आप बोलिए, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, तो वो उस लाइन की डायरेक्शन को डिनोट करता था। क्यों करता था? देखिए, अगर सिंपल से बात है कि ये आपको अगर ये पता चल गया कि एक्स के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो भाई ये लाइन का डायरेक्शन क्लियर है, ऐसा एक ही लाइन होगा, दूसरा लाइन नहीं हो सकता है। अगर ये पता चल गया कि ये लाइन है आपको 1 और 5 से पास कर रहा है और 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये लाइन फिक्स हो गया, ये लाइन अब बदलेगा नहीं, मतलब इसके बाद जो डायरेक्शन है वो फिक्स डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है। अब यही चीज हम स्पेस में करने जाते हैं। अब किसी स्पेस में किसी लाइन का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए वही ओपी लाइन का डायरेक्शन निकालते हैं ना, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आपको। फिगर बनाते हैं, इतना बार बना दे रहे हैं कि आपको याद हो जाना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, चलिए ये एक्स। देखिए जितना मेहनत है ना ये शुरुआत के वेक्टर्स में है। वेक्टर्स अगर आप शुरू का समझ गए ना तो वेक्टर समझ गए, बाद में हम बता रहे हैं बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बस कुछ नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है सभी के लिए। अब देखिए, सपोज करिए कि ये एक लाइन हम ले लेते हैं इस पर, चलिए लाइन ले लेते हैं हम लोग ओपी, लीजिए ओ पी लाइन ले लीजिए। अब देखो, हम इसको समझाने के लिए हम पहले एक फिगर और बनाते हैं आपके लिए, यहां बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। चलिए एक लाइन, सपोज करिए कि हम यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, एक लाइन ले लेंगे, ठीक है, ओके। ये लाइन इसके साथ ये जो लाइन है इसके साथ मान ली कोई एंगल बनाया है, तो क्या इसका डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं इसके जरिए? एक लाइन हम बात किस पर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 3D फिगर में। एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ 3D फिगर में मान ली कोई 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो क्या लाइन का डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा उससे? पहले ये सोचिए। ठीक है, देखिए, नो सर, यही बात को हम लोग को समझना है इसमें। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आप लोग का। जैसे मान लीजिए ये ओके ओके, यहाँ देखिएगा, ये उसी टाइप का कोई शेप है, मान लीजिए कि एक हम ऐसे बना रहे हैं 30 डिग्री, ध्यान देखिए ऐसे 30 डिग्री बना रहे हैं, तो ये आपको ऐसे भी तो हो सकता था 30 डिग्री, ऐसे भी तो हो सकता 30 डिग्री। तो बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे आप सिर्फ एक एंगल से इसको फिक्स नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम था। जबकि 2D में ये दिक्कत नहीं था आपके पास, 2D में अगर आप ये एंगल डाल दिए तो ये फिक्स हो गया, मतलब अब आपको पता है कि y के साथ भी क्या एंगल बनाएगा, आप तुरंत पता कर लीजिएगा। लेकिन यहां पे अगर ये एक लाइन x के साथ सिर्फ एंगल बनाता है तो ये लाइन फिक्स नहीं होता उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए इसको और भी फिर कुछ चाहिए, तब फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये y के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये भी आपको पता करना होगा। मान लीजिए θ1 इससे बना रहा है θ2, क्या अब इस लाइन का डायरेक्शन पॉसिबल है? अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई लाइन x के साथ और y के साथ क्या एंगल बना रहा है और z के बारे में पता नहीं है हम लोग को, तो क्या अब फिक्स है इसका डायरेक्शन? हाँ अब फिक्स है, क्योंकि जब दो एंगल आप बना लीजिएगा ना तो तीसरा फिर वो लाइन फिर हिलेगा नहीं, तीसरा के साथ फिर उसको वही बनाना पड़ेगा जो बच जाता है। अगर दो एक्सिस के साथ किसी लाइन का अगर एंगल पता चल गया ना तो फिर आप उस लाइन का डायरेक्शन बता सकते हैं, उस लाइन का डायरेक्शन क्या। अब समझ में आ रहा है 2D और 3D में दिक्कत क्या है? ये प्रॉब्लम 2D और 3D में था। 2D में क्या था कि ये लाइन एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है उससे आप बता सकते थे उस लाइन का डायरेक्शन, स्लोप के जरिए जो हम बोलते थे। हम लोग उस टाइम इतना सोचते नहीं थे, अच्छा हाँ स्लोप है मालूम पड़ गया डायरेक्ट। अच्छा कई बार तो बच्चे सोचते नहीं थे कि स्लोप का मतलब डायरेक्शन है, ये भी नहीं सोचते थे। स्लोप का मतलब डायरेक्शन, सिंपल सा बात, ये निकालते कि उसका डायरेक्शन पता करने। कोई भी लाइन फिक्स कब होता है? जब उसका डायरेक्शन पता हो और एक पॉइंट पता हो तो वो लाइन फिक्स हो जाएगा। कोई भी लाइन, जैसे आप बोले 30 डिग्री, 30 डिग्री तो यहाँ पे बन गया,
30 डिग्री तो ये भी बन गया, 30 डिग्री तो ये भी बन गया, लीजिए सब पैरेलल है। लेकिन आपको ये बोल दिया कि 1 और 5 से पास कर रहा है, तो हाँ ये पक्का वाला लाइन हो गया, ये 30 डिग्री इसके साथ बनाना और ये वाला पॉइंट है, तो ये लाइन फिक्स हो गया। हाँ लेकिन ये अलग बात है कि ये लाइन भी एक्स वाई के साथ उतना ही एंगल बनाएगा, ठीक है, जितना ये बनाया है। ये लाइन भी वाई के साथ उतना ही एंगल बनाएगा जितना ओ बनाया है, ठीक है। तो ये हमको समझ में अब आ गया यहाँ पे बात कि 3D ज्योमेट्री में अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आपको ये जानना होगा कि वो लाइन एक्स के साथ और वाई के साथ, मतलब दो एंगल आपको पता चल जाए, तीनों पता चल जाए बहुत अच्छी बात है, दो तो कम से कम पता चलना चाहिए, तब उसके बेस पे हम लोग बात कर पाएंगे कि हाँ भाई इसका डायरेक्शन ये है, मतलब इसका डायरेक्शन डिपेंड अभी सब पे करता है, ठीक है। मिटाएं इसको, अब मिटा दीजिए, क्लियर हुआ यहां तक कंसेप्ट। चलिए ये दो बात को समझना बहुत ज्यादा, 2D और 3D। 2D में अगर डायरेक्शन चाहिए तो सिंपल से आप ये पता कर लीजिए कि एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है उसको tan के साथ कर दीजिए, स्लोप पता चल गया, उस लाइन का डायरेक्शन पता चल गया। 3D में डायरेक्शन अगर जानना है आपको किसी लाइन का, तो आपको ये पता करना हो कि वो लाइन एक्स वाई और जेड के साथ क्या क्या एंगल बना रहा है, तभी आप उसका डायरेक्शन, दो भी अगर पता चल जाए तो तीसरा निकल जाता है खुद से, एक फॉर्मूला भी आगे आने वाला है उसके हेल्प से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आया। चलिए यानी अगर इस लाइन का डायरेक्शन अगर आपको चाहिए, जो लाइन हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये जो ओपी लाइन है, इसका अगर डायरेक्शन चाहिए इस 3D फिगर में, तो आपको ये पता करना होगा कि एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब जो बोलने जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, यहां से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस पे। अब देखिए आप धीरे धीरे आप हैबिचुअल होते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे आप हैबिचुअल होते जा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए एम लिख दिए, ओके। ध्यान से देखिएगा, इन ट्रेंगल ओ एमपी या पीएम जो भी, देखिए तो अब हम जो बोलने जा रहे हैं, ये ओएम जो है वो एक्स है ना, कोई दिक्कत नहीं। और ओपी क्या है, हम यहां पे लिख ही दे रहे हैं, ओएम आपके पास एक्स है और ओपी आपके पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो आप बताइए आप क्या लीजिएगा, अल्फा किसके साथ लीजिएगा, कॉस के साथ लीजिएगा कि साइन के साथ लीजिएगा कि टैन के साथ लीजिएगा। लेने को आप किसी के साथ भी ले सकते हैं, अवेलेबल कौन कौन है उस पर ध्यान दीजिए। आपको दो चीज अवेलेबल है, एक एक्स अवेलेबल है और एक ए अवेलेबल है, क्या लीजिएगा, कॉस या साइन, कॉस, ऑफ कोर्स कॉस। तो कॉस अल्फा, ध्यान देगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस, बेस कौन होगा, ये वाला। देखने में भले लग रहा है कि ये हाइपोटेन्यूस टाइप है, सबसे बड़ा यही देखने में लग रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो हाइपोटेन्यूस ये है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है कंसेप्ट। हम एक फिगर और बना दे रहे हैं आपके लिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको किसी भी तरीके से। टाइम लगेगा शुरू में, थोड़ा सा लगने दीजिए, एक बार कंसेप्ट बन जाएगा तो फिर स्पीड अपने आप आ जाएगा। लेकिन समझ अगर आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान देगा, ये हो गया ओपी जो कि एक्स वाई और जेड है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से ना हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर डालते हैं, डाल दिए, चल गया। एन ले लीजिए, नेमिंग कर लीजिए कुछ। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या पढ़ रहे हैं, आप इसको पढ़ रहे हैं आप वाई। तो इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, ओपीएन, इंटेंगल ओपीएन आप लिख सकते हैं इसको, इस एंगल को जिस तरह से आप यहाँ पे अल्फा लिए, और ये मान लीजिए कि ये जो एंगल इसके साथ बना रहा है वाई के साथ, वो कौन सा एंगल है, बीटा। तो आपको दिख रहा है ये हाइपोटेन्यूस पता है और ये वाला ये पता है, तो आप लिख सकते हैं cos बीटा इज इक्वल टू वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड सिमिलरली इसी में बना देते हैं, एंड सिमिलरली अगर एक परपेंडिकुलर हम यहां डाल दें ऐसे, इस पॉइंट से इस पर, ठीक है, इस पर डाल दें, तो ये हो जाएगा आपके पास z, ठीक है। और ये जो लाइन है इस z के साथ आपको बना रहा है बीटा एंगल, सॉरी बीटा एंगल,
दिख रहा है? तो ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, तो ये देगा आपको, बीटा यूज कर चुके हैं, गामा कर लेते हैं, कॉस गामा। कॉस गामा इज इक्वल टू जेड बाई, देखिए तो जबरदस्ती नहीं, कुछ रटवाया नहीं जा रहा आपको, कोशिश करें हर बात समझ में आए कैसे कैसे होगा। एक वर्ड हम आपको नहीं रटवा रहे हैं, छोटा से छोटा चीज हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और अगर सही में आप सीखे तो बोला जाता है कि वेक्टर थ्री में फॉर्मूलाज बहुत है, खासकर थ्री में एक फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप समझ अगर डेवलप हो गया तो खुद ब खुद सब होते जाएगा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा हो गया। जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉस आया हुआ है। अच्छा, कॉस ही क्यों आ रहा है, साइन और टैन वगैरह क्यों नहीं आ रहा है? तो वहां पे हम पूछने गए थे कि टैन क्यों आ रहा है स्लोप में, नहीं पूछने गए थे। इसलिए आ रहा है कि कॉस आसानी से मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पे मेहनत लगा, ये मेरे पास था और ये मेरे पास था, रिलेशन कॉस का बहुत अच्छे से बन रहा था। साइन का भी बन सकता है, साइन के लिए फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। तो जब ठीक है, साइन के लिए क्या है, साइन के लिए आपको फिर ये निकालना होता है, ये वाला साइड। कॉस के लिए क्या कि रेडीमेड है, ये पता है और ये पता है, तो आराम से कॉस से निकलते जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 3D ज्योमेट्री में डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन कोसाइन यूज करते हैं, वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? डायरेक्शन कोसाइंस। इज इट क्लियर? कोई डाउट कहीं पे भी समझने को लेकर? हम फिर से रिपीट करें, ये सारा लाइन है ना, अभी हम वेक्टर्स में इन नहीं किए हैं अभी तक। चलिए यहां तक क्लियर है। आप कुछ और बातें यहां पे कर ले। ओके, निकल गया। अब देखिए एक और चीज समझिएगा, ये जो है ना, इसका एक नाम होता है, एल एम और एन भी बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को जो हम लोग ये डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल एम और एन बोलते हैं। ये जो रिजल्ट है ना, इसको हम लोग एल, और यहाँ पे आ जाइए आप, एल ये वाला होगा। अच्छा यहां से लिखते हैं, एल ये हो जाएगा, एम ये हो जाएगा, और एन ये हो जाएगा। इसका एक नेमिंग क्या आ गया? एल एम और एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस, शॉर्ट फॉर्म में बोला गया इसको। मतलब एल अगर बोल रहा है मतलब ये बोल रहा है, और आपके दिमाग में ये दौड़ना चाहिए कि इसका क्या मतलब हुआ। मतलब लाइन एक्स के साथ जो एंगल डेवलप कर रहा है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगर आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करिएगा तो रिजल्ट बना जाएगा, नहीं आएगा? अरे इसको स्क्वायर कर लिए तो एक्स स्क्वायर और नीचे में बेस सेम है, इसको करिए तो वाई स्क्वायर नीचे में बेस सेम है, इसको जेड स्क्वायर नीचे में बेस सेम है, और तीनों को जब आप जोड़िएगा तो रिजल्ट बनाएगा। तो एल स्क्वायर प्लस ए रिलेशन है, रेडीमेड रिलेशन है जो यूज होगा आगे। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। This is relation between direction cosine. This is relation between डायरेक्शन कोसाइन। देखिए बच्चों को ये वर्ड से बहुत डर लगता है, और हम चाह रहे हैं कि ये वर्ड आपको समझ में आ जाए। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि 3D में जो डायरेक्शन यूज होता है वो डायरेक्शन कोसाइन यूज होता है। अच्छा, वहां पे बड़ा अच्छा इक्वल इक्वल के फॉर्म में आता था, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, कॉमा के फॉर्म में आता है। एल एम एन इज डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन दिखा रहा है किसका? किसी लाइन का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लाइन एक्स के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वाई के साथ कुछ बना रहा है, जेड के साथ बना रहा है। अब खुद खुद नोन देखिए, अब एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह से एल कौन है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो यहां से आप बोल सकते थे, इस रिजल्ट से आप बोल सकते हैं, यहाँ मिटाते ना, जगह थोड़ा मिल जाएगा। एल कौन था आपके पास? कॉस अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये भी एक रिजल्ट है। अच्छा एक और बात नोटिस करने लायक है, क्या बता रहे हैं, अगर आपको दो एंगल पता चल गया तो तीसरा खुद ब खुद निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और दिक्कत आएगा, छोटा सा दिखाते हैं वो क्या, मिटाते हैं थोड़ा।
मतलब एक एक बात को समझना है ना। हाँ, हम लोग क्या सीखे अभी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते थे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देखिए ना, इन तीनों को उठाकर उस तरफ ले आइए, ये आप 3 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बहुत आराम से, बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट को एकदम क्लियर करते हुए जा रहे हैं। क्लियर है? सारा रिजल्ट दिख रहा है आपको? और सब अपने अपने आ रहा है, कुछ कुछ हम याद करवा रहे हैं आपको, खुद ब खुद सब डेवलप कर जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताने लायक है, ठीक है। अब इस रिजल्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसमें कितना इंडिपेंडेंट कितना है? 2। अरे एल और एम दो इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट हो जाएगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कितना इंडिपेंडेंट है, ठीक है, यहां पे आ जाएगा कि कितना डायरेक्शन कोसाइन इंडिपेंडेंट है। सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो आप बोल सकते हैं कि 2। क्योंकि 2 तो आपको पता करना ही होगा। अगर देखो, खुद सोचो, जब हम एंगल ढूंढ रहे थे तो क्या एक एंगल से क्लियर हो रहा था डायरेक्शन? नहीं ना, कम से कम 2 चाहिए था। तो मतलब 2 में आप कुछ भी दे सकते हैं और तीसरा उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, 2 में आप भर दीजिए, तीसरा खुद निकल जाएगा। यानी कि 2 डायरेक्शन कोसाइन इंडिपेंडेंट होता है और डिपेंडेंट कितना होता है? 1 होता है। अच्छा, एक चीज और है, जब हम एलिमेंट को डायरेक्शन कोसाइन बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे एल को हम बोले थे यहाँ पे एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन जब अगर मान लीजिए आपको एल मालूम पड़ गया कि एल 2 है सपोज, और एम मान ली 3 है, तो यहां से एन निकल जाएगा आपका। लेकिन एक चीज और नोटिस आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर एन निकालने जाएगा तो एन क्वाड्रेटिक है, तो एन तो 2 निकालेगा। तो ये 2 एन का क्या मतलब है? एल आपका ये है, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके पास एम कुछ है सपोज और एन भी कुछ है और एल आप निकाल रहे हो, तो एल तो आपके इस फॉर्मूला के हिसाब से 2 निकलेगा। अब इसका मतलब समझिए क्या है। अब इसे मान लीजिए ओपी है, ये ओपी है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना अल्फा एंगल बनाया, तो ये भी तो पॉसिबल है कि ये ओपी इसके साथ, देखिए ये इसके अगर इस एक्सिस के साथ बना दे, निगेटिव एक्सिस के साथ बना दे, तो देखिए ऑप्टिक्स बना दे रहा है। तो ये जो 2 एल आता है ना, इसके कारण आता है। तो ये दिमाग में रहना चाहिए बात। यहां से दो, कई लोग सोच सकते हैं, सोचने वाले बच्चे सोच ही लेते हैं, मैक्सिमम लोग तो नहीं सोचते, नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जब आप एल आप इसको बोल रहे हो और फिगर में भी हम एल निकाल पाए, कैसे निकला वो हम लोग देखे, किस तरह से निकला कि भाई ये ऐसे था, ये एक्स था और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था, तो दिस बाई दिस किया। तो भाई जब आप एल को इतना बोल रहे हो, यानी कि कॉस अल्फा, एल को ये बोल रहे हो, तो यहाँ पे अगर एल स्क्वायर आ रहा है और एल का 2 वैल्यू दे रहा है, तो ये एक तो समझ में हमको आ रहा है, दूसरा कौन है? और दूसरा ये है कि ये लाइन अगर इस निगेटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है, जो एंगल बनाएगा उससे निकलता है, इसलिए प्लस और माइनस आता है। ये देखिए एल स्क्वायर है, एक प्लस में दे देगा और एक माइनस में दे देगा, उसका मतलब ये होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिखता है और खास के कॉम्पिटिटिव में दिखता है, स्कूल्स वगैरह में दिखता भी नहीं है, ताकि उम्मीद भी नहीं है कि इतना तरीके से कहीं पे पढ़ाया जाता है या बताया जाता है, ठीक है, ऊपर ऊपर करके बता दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। अभी तक कोई डाउट बन रहा है कहीं पे भी? है ना 3D आसान, मतलब समझ में आ रहा है, फोटो फिगर सब समझ में आ रहा है, ठीक है। आपको क्या लगा था हम ए डॉट बी लिखाएंगे और स्टार्ट हो जाएंगे? ठीक है, देखिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, शुरुआती अगर आप वेक्टर समझ जाते हैं तो मतलब आप समझ जाते हैं, सारा खेल शुरुआती वेक्टर्स का है। सबसे जो दिक्कत वाला बात है, अच्छा वही लगा था, क्या ठीक लग रहा है? तो ये जानना इससे जरूरी है ना कि अगर ये देखिए, हम वेक्टर सबको नहीं पढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिव, हम पहले से अनाउंस कर देंगे, जिनको पढ़ना होगा वही पढ़ेंगे।
देखिए शुरुआत का वेक्टर्स पढ़िए सब लोग, क्योंकि ये पढ़िएगा तो आपको, अब देखिए अब आपको डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको आराम से समझ में आ गया कहानी कि डायरेक्शन कोसाइन का कहानी क्या होता है। एक लाइन अगर स्पेस में होगा तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। एक लाइन जब प्लेन में होता तो हमको पता था, लेकिन एक लाइन जब स्पेस में होता है, अच्छा क्यों एलिमेंट लिखते हैं वहां पे, तो हम लोग tan थीटा इजिकल टू लिखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ पे हम लोग कॉमा 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 लगा क्या है करते हैं, क्योंकि कॉमा 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 लगाना मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब बात आप लोग यहाँ से समझ में आया होगा आपको। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि कोई आप प्लेन लेते हो, सपोज ध्यान दो, कोई प्लेन ले लो। प्लेन में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है, ओके। तो ये दो एक्सिस कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, 4, 1 2 3 और 4। उसी तरीके से ध्यान देगा, नोटिस करिएगा, अगर आप यहां पे लेते हैं एक्स वाई जेड, ये जो टॉपिक है वो आप 11th में पढ़ाया गया है, ठीक है, या 11th में इसके बारे में है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई, सपोज करिए ये प्लेन है जो दो एक्सिस से मिलकर बना है, और दो एक्सिस कितना रीजन बना रहा है, 4 रीजन बना रहा है, क्वाड्रेंट आपको 4 डेवलप कर रहा है। यहाँ पे 3 एक्सिस है एक स्पेस में, ठीक है, 3D में। तो ये कितना रीजन तैयार करेगा, ये करेगा 8। अब बोलेगा वो कैसे, वो ऐसे कि इसके पास दो है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्स के पास कितना है, 2, वाई के पास भी कितना है, 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और जेड के पास भी कितना है, 2, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है प्लस 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 माइनस 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 प्लस ऐसे करके, है ना। तो मतलब कितना पॉसिबिलिटीज है, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना पॉसिबिलिटीज, 8। मतलब 3D में 8 रीजन बनता है, 3D में कितना होता है, 8 रीजन बनता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 एक्सेस था तो उसमें हम बोल देंगे 4 है, ऐसे ही सब क्वेश्चन में काम नहीं आता है, लेकिन छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख सकते हैं, ठीक है, माइनर टाइप के। तो लेकिन आपको पता होगा तभी आप कर पाएगा, नहीं तो फिर कुछ गलती करके आ जाएगा। यहाँ पे 2 एक्सिस प्लेन में मिलके 4 रीजन तैयार करता है, 4 क्वाड्रेंट तैयार करता है। यहाँ पे 3 एक्सिस 3D में मिलके कितना होता है, 8 रीजन तैयार करता है। और वो कैसे कैसे होता है, इस तरह से होता है। क्यों, इसके पास कितना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके पास भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके पास भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हर के पास दो 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 है। तो मतलब कितना पॉसिबिलिटीज है, 8 है। क्यों 8 पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आप देखिए ना, प्लस 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 माइनस, इस तरह से साइन हो सकता है। अगर एक्स वाई जेड हो तीनों प्लस हो सकता है, एक्स वाई प्लस हो जेड माइनस हो, ऐसे करके आपको 8 रीजन तैयार होता है। क्लियर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसको हम लोग ऑक्टेंट बोलते हैं, लिख सकते हैं ऑक्टेंट। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अब देखिए, अभी हम लोग अभी क्या किए थे, हम आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा। अभी बात जो किए थे हम लोग, नोटिस करिए कि 3D में सिर्फ एक पॉइंट लिए थे। अगर 3D में मतलब अगर स्पेस में अगर हम 2 पॉइंट ले लें तो क्या होगा, देखिए ज्यादातर आपको 2 पॉइंट वाला मिलेगा आपको। मान लीजिए कोई 3D है और इसमें आपको 2 पॉइंट मिलता है, एक P ले लीजिए और एक Q ले लीजिए। इसको ले लीजिए x1 y1 z1, और इसको ले लीजिए x2 y2 और z2, ठीक, 2 पॉइंट। इससे पहले जो मिला था आप नोटिस किए होंगे, इससे पहले जो मिला था वो आपको ओरिजिन से मिला था, एक पॉइंट था और ओरिजिन से मिला हुआ था, इस पे बात की थी। इस बार क्या है कि आपके पास 2 पॉइंट है, P और Q। अच्छा इसका क्या डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस होगा, आपको पता क्या होगा, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z। लेकिन याद करिए कि इससे पहले जब हम लिए थे एक पॉइंट P x y z, तो क्या उसका हम डायरेक्ट बोले थे, नहीं बोले, निकाले थे। तो इसको भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग को ज्यादातर इसी तरह का सिचुएशन आगे आने वाला है, जिससे हम लोग आराम से बात कर पाएंगे। मिटा दिए जाए, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको।
ऐसे तो हम लोग को पता है कि अगर हम इस पे बात करें कि ये पी क्यू क्या होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर एंड वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एंड जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। ओके, हम जो बोलने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं कि इसको ना उठा के, ध्यान देगा बाबू, इसको उठा के हम लोग यहां पे शिफ्ट कर देते हैं। एकदम देखो, डायरेक्शन वही, सेम डायरेक्शन, और लेंथ भी आपका एकदम सेम। तो इसका मतलब है कि ये पी एक्स वन कॉमा वाई वन जेड वन ये हो जाएगा, और क्यू कोई नया नाम भी आप दे सकते हैं, एक्स टू वाई टू और जेड टू हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक और तरीका है। एक काम करिए, इसको आप एक्सेस को रखे रहिए, ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये जो पी क्यू लाइन है, यहीं पे एक बॉक्स डेवलप कर दीजिए इसके लिए। ये भी कर सकते हैं आप। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। मिटाएं इसको। हम दो तरीका बताएं, या तो आप एकदम सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उठा के ऑरिजिन पे रख दीजिए सेम लेंथ का, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात होगा। और दूसरा तरीका है कि उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एक बॉक्स तैयार कर लीजिए। यानी हम बोलना ये चाह रहे थे, देखिएगा, एक बार बेस बन जाएगा तो हम लोग कोई भी बात बोल सकते हैं, क्योंकि सारे चीज को हम दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ है। ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। ओके, इसको मिला दीजिए आप x, इसको मिला दीजिए y, और इसको मिला दीजिए z। हो गया। ओके, थोड़ा सा ध्यान भटकता है ना, चलिए। हम लोग क्या किए, हम लोग जो लाइन था ना वहीं पे एक तो बॉक्स बना दिया। तो p कितना आपके पास है, x1 y1 z1, q कितना है x2 y2 और z2। क्लियर है यार? ओके, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब हम जो बोलने जा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ध्यान देगा, यहां से लेके यहां तक x1 है, ओके, और यहां से यहां तक लेकर कितना है, x2 है। तो आपको लग रहा है कि इसका जो एक साइड है वो कुछ ऐसा आएगा, x2 माइनस x1। अरे बाबू, यहां से यहां ले x1 है, और यहां से यहां लेकर x2 है, तो ये वाला साइड कितना होगा, x2 माइनस x1। एंड सिमिलरली यहां से यहां लेके ये y1 है, और यहां से यहां लेके ये y2 है, तो ये वाला साइड कितना होगा, y2 माइनस y1। यानी कि इसका एक और जो साइड है वो y2 माइनस y1 होगा। एंड सिमिलरली अगर ये z1 है और वो z2 है, तो इसका एक जो ये साइड होगा वो z2 माइनस z1 होगा। तो याद करिए कि जब हम शुरुआत किए थे, तो जो हम लोग p x y z लिए थे, याद करिए, ठीक है, तो वो फाइनली क्या बना था, वो आपको क्यूबाइट का साइड बन गया था। और ये वाला भी क्या बन रहा है, क्यूबाइट का साइड बन रहा है। तो यानी अगर ये क्यूबाइट का साइड बन रहा है, तो यहां से यहां का लेंथ कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वहां पे हुआ था क्यूबाइट का जो साइड था वही हुआ था ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वो हम प्रूफ किए कि कैसे होगा। क्यूबाइट का अगर साइड आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आगे यूज करते रहेंगे हम बराबर। हम हर बार यही दिखा देंगे, देखिए क्यूबाइट का ये साइड है तीनों, और उसका स्क्वायर मार देंगे। तो यहाँ पे भी देखिए वही कंसेप्ट बन रहा है, वहां पे भी वही हुआ था कि आपको एक पॉइंट पी कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड था, और हाँ आप क्या लास्ट में क्या दिखाए कि वो एक्स वाई जेड क्या है, क्यूबाइट का साइड है। और यहाँ पे भी हमको क्या दिखाना है, ये भी क्यूबाइट का साइड है, और क्यूबाइट का साइड है तो ये वाला जो डायगोनल है, ये जो भी उसका लेंथ क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होगा। उम्मीद करें कि अब आपको समझ में आ गया कि ये पी क्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोलेगा अभी भी नहीं समझ में आया, तो फिर लास्ट में हम वही काम करेंगे जो वहां पे करते थे, इसको ले लेंगे, फिर इसको हम ये बोल सकते थे, फिर हम ये वाला निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे,
फिर ये निकाल लेंगे। समझ में आया? अगर आप ये अभी भी अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये अगर Z2 माइनस वन है तो ये भी Z2 माइनस Z1 है, तो इससे हम ये यहाँ वाला निकाल लेते, दोनों का स्क्वायर आ जाता। अच्छा इसका स्क्वायर इसके बारे में ये Y2 माइनस Y1 है, फिर इन दोनों को लेते, ये निकल के आ जाता। क्लियर है? पक्का? कैसे कैसे काम हो रहा है? चलिए देखिए, मोरलेस एक और चीज सीखिए और समझने की कोशिश करिए। बिठा दे इसको। अगर हम एक स्पेस लेते हैं, देखिए ये सब इतना बार आगे आने वाला यूज है ना कि आपके बस दिमाग में एकदम पूरा कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन सा चीज कैसे हो रहा है। सपोज करिए कि ये P है और ये Q, फिर चलिए ये X1 है, ये Y1 है और ये Z1 है, और ये X2 है, ये Y2 है और ये Z2 है। ओके ठीक है। देखिए अब हम जो बोलने जा रहे हैं, हम इसको ओरिजिन पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ओरिजिन पे। ठीक है, तो शिफ्टिंग कैसे होता है? शिफ्टिंग होता है कि डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए और जितना लेंथ है उतना लेंथ होना चाहिए। तो चलिए हम शिफ्ट कर लिए, कलर बदल देते हैं, इसका नाम देते हैं आर। तो ये जब ओरिजिन पे आप शिफ्ट किए थे तो पक्का 0 0 0 है ना? और लेंथ आपका बराबर होना चाहिए, ये लेंथ जो है बराबर होना चाहिए। तो लेंथ बराबर कब होगा? जब ये वाला कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 होगा। तो ये नोट करिए आप, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होगा। तो ताकि अगर एक एक्सट्रीमिटी 0 0 0 है तो दूसरा इसको होना पड़ेगा ना, तभी वो लेंथ ना बराबर होगा। लेंथ बराबर होने के लिए अगर आप देखिए इसको उठा के आप ओरिजिन पे डालें, ओरिजिन तो 0 0 0 है, यानी कि इसका जो है वो तो चेंज होना चाहिए। तो चेंज होना कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए इसको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए cos अल्फा कितना होगा? मान लीजिए अगर अल्फा बनाता है तो cos अल्फा कितना होगा? तो याद करिए, जब px, याद करिए आप थोड़ा सा, जब ये px y z था तो आप डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या किए थे? याद करिए, इज इक्वल टू एक्स वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किए थे। तो अगर यहाँ पे अगर ऐसा कोई पॉइंट दिया हुआ है तो क्या करिएगा? x2 माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली आप cos बीटा एंड cos गामा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ होगा नहीं, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और नीचे में तो वही होगा। तो इससे क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। तो कंसेप्ट क्या सीखें? कंसेप्ट ये सीखें कि अगर कोई लाइन आपको दिया हुआ है और उसका अगर दो मतलब एक्सट्रीमिटीज आपको पता है और उसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो कुछ नहीं करिए, इसको घटा दीजिए, इसको x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और डिवाइडेड ये करिए। कंसेप्ट ये भी दिमाग में रखिए कि नहीं तो इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं तो शिफ्टिंग ऐसा होना चाहिए कि एक पॉइंट तो पक्का पता कि 0 0 होगा, तो इसका ये कितना होना चाहिए? तो ये अगर लेंथ बराबर होगा तो इसको तो इतना ही होना पड़ेगा। जब अगर ये होगा तो आपको पता है अगर ये अल्फा एंगल बनाएगा तो इस तरह का एंगल आएगा। ये तो पूरा डिस्कशन किए हम लोग शुरू। तो बार बार हम लोग यहां से एक ही कंसेप्ट निकाल रहे हैं कि किसी भी लाइन पे अगर दो पॉइंट हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे भी दो पॉइंट दे दिया, सपोज करिए ऐसे दे दिया, सपोज ये एक 157 दे दिया और मान लीजिए 213 दे दिया और बोला इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो कुछ नहीं करना है, आप ऐसे आ जाओ, 2 में से 1 तो 1, 1 से 5 तो -4 और 3 से -7 तो -4। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर आप ऐसे घटा दिए, उससे मैटर नहीं करता कि आप ऐसे घटा रहे हो कि ऐसे घटा रहे हो, किसी भी तरह से घटा सकते हो। वॉइस रुक रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये आपका यहां पे ऐसा हो गया। अब कोसाइन के लिए क्या करेगा? 1 बाई, ठीक है, 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर।
एंड सिमिलरली -4 इतना, एंड सिमिलरली -4 आगे। किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे मिलेगा अगर 2 पॉइंट है तो? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, इसको घटा लीजिए पहले और उसके बाद आप इस तरह से कर लीजिए, निकल जाएगा। इज इट क्लियर? कैसे हुआ वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्यों हुआ, कैसे हुआ वो आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आया होगा। एक कंसेप्ट आता है इसमें, डायरेक्शन रेशियो। एक कंसेप्ट है इसमें, डायरेक्शन रेशियो। चलिए इसको समझते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या है। देखिए बाद में आप ये भी पढ़िएगा कि जो आप यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं ना वो डायरेक्शन कोसाइन ही होता है, वो आगे आप देखिएगा। बट फिलहाल टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो। अब हमको ये देखना है कि डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में क्या फर्क है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लो आप, पहले कोई पॉइंट ले लो, मान लो एक पॉइंट पी ले लो, 2 3 4। ओके, तो एक सवाल है, सुनिएगा आराम से, है ना। एक पॉइंट हम ले लिए 2 3 4, ठीक है। और हम आपसे बोले कि बताइए ओपी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन क्या है, कोसाइन ऑफ ओपी क्या है, सवाल ये है। ओपी का मतलब साफ साफ समझ में आ गया, ओपी का मतलब साफ साफ समझ में हम लोग को आ रहा है कि ये किस चीज का बात कर रहे हैं। ये ओ हो गया, ये पी हो गया, 2 3 4। आइए आपका 0 0 0। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये 2 हो जाएगा, 16 4 20 29 √29 एंड 3/√29 एंड 4/√29, ये ना होगा पक्का। 2 3 4 अगर ये पॉइंट है तो ये होगा। अच्छा मान लीजिए हम एक पॉइंट और लेते हैं, सपोज करिए एक क्यू पॉइंट लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 4 6 और 8। और सवाल है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओ क्यू क्या होगा। तो फिर से वही काम करें, 4 ध्यान देगा, 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड 8 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। पता है ये रिजल्ट कितना होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ये होगा आपका 4 इंटू √29, ये होगा 4 इंटू √29, नीचे तो सब सेम ही है, और ये हो जाएगा 4 इंटू √29। अल्टीमेटली ये बाहर आएगा, कटेगा, 2 काट देगा, तो 2/√29 3/√29 आप करके देख लो, 4/√29। एक चीज नोटिस की, डायरेक्शन कोसाइन सेम है। हम दो डिफरेंट पॉइंट लिए हैं और डायरेक्शन कोसाइन सेम है। देखिए ये एक पॉइंट लिए, एक दूसरा पॉइंट लिए, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन आपका सेम हुआ। डायरेक्शन कोसाइन सेम हो रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, यानी ये सेम लाइन पे ही बात चल रहा है, मतलब एंगल नहीं बदलाया है। इसका मतलब कि ये जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल ये भी बना रहा है, और तीनों का अगर सेम है तो मतलब हाँ मे भी पैरेलल है, ये हो सकता है। तो देखिए इसका ये मतलब हुआ, कहानी कुछ ऐसा आ रहा है, समझिएगा बात, कोशिश करिएगा। ये मान लीजिए आपको यहाँ पे अगर 2 3 4 है, बहुत दिक्कत है जी, XYZ। अगर मान लीजिए P है और इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये मान लीजिए आपका Q है, Q है तो ये हो जाएगा 4 6 और 8। ये देखिए, ये O ले लीजिए। अब एक लाइन को आप जितना भी बढ़ाते जाइए, क्या उसका डायरेक्शन बदल जाएगा? अरे डायरेक्शन कैसे बढ़ेगा, लाइन को आप आगे बढ़ाते जाइए और आगे बढ़ाइए, किसका डायरेक्शन बदलेगा, लाइन का डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा, ठीक है। देखिए आप अलग अलग पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान देंगे, ये पॉइंट लिए, कोई और पॉइंट यहां से ले लिए, कोई और पॉइंट यहां से ले लिए, देखिए पॉइंट अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन कोसाइन सबका सेम है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यही आपका डायरेक्शन रेशियो होता है। अच्छा ये इसलिए भी होता है कि अब देखिए इनके, अब इसका इसका रेशियो देखिए और इसका तीनों कोऑर्डिनेट का रेशियो सेम आएगा, चेक करिए, 2 ठीक है 3, और यहाँ पे देखिए
मतलब अगर 4/2 कर लीजिए, तो 6/3 कर लीजिए और 8/4 कर लीजिए। देखिए आ रहा है। अब आगे कोई और पॉइंट उठा लीजिए, अब कोई डायरेक्शन कोसाइन सेम आना है क्योंकि लाइन तो बदला नहीं है, तो एंगल कहां से बदल जाएगा। तो एक लाइन का कई डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, एक लाइन का कई डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो आपका एक ही होता है। डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का यूनिक होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है। आप समझ सकते हैं इसको देख के। रिपीट कर रहे हैं फिर से, डायरेक्शन कोसाइन किसी भी लाइन का यूनिक होता है, बट डायरेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है। बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। एक इसमें आपको एक छोटा सा लास्ट कंसेप्ट है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। इसको ध्यान दें, पी एंड क्यू, पी x1 y1 z1 एंड क्यू x2 y2 z2। देखिए यहां पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक स्पेस ले लीजिए आप, और एक लाइन आप ऐसा ले लीजिए कहीं पर, ये हो गया P x1 y1 z1। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये सब का इवैल्यूएशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगह पे बुक्स भी बहुत क्लियर नहीं करता है, और कई बार बच्चे भी बस से पढ़ लेते हैं बिना समझे। मान लीजिए इस लाइन का, देखिए इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हम थोड़ी देर पहले निकाले थे, याद करिए। अब हम डायरेक्शन रेशियो की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे, तरीका वही रहेगा, इस लाइन को हम उठाकर शिफ्ट करेंगे। कहां पे, ऑरिजिन पे। शिफ्ट करने का तरीका क्या होता है, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, जो ये लेंथ है वही लेंथ होना चाहिए। तो एक बात तो पता है कि इसका एक एक्सट्रीमिटीज तो 0 0 0 है, तो 100% ये क्या होगा, ऐसा होना चाहिए कि लेंथ नहीं चेंज हो, तो ये y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो जानते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सिंपल यही वाला होगा। ये सब जो ना, ये पॉइंट जो आप देखते हैं ना, ऑरिजिन से जो लगा हुआ पॉइंट दिखता है, ये सब डायरेक्शन रेशियो होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 इज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। और कई बार पार्टिसिपेट एंगल के लिए इसी को किया जाता है, कोसाइन को कई बार लिया भी नहीं जाता है। वो क्यों होता है वो आगे देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर कोई लाइन दे दे तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत आसान है। डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। मेहनत ही नहीं है, आप लाइन दिया हुआ, आप डायरेक्शन रेशियो यहाँ से निकालिए। अच्छा कुछ लोग ये बोलेगा कि सर हम तो ऐसे निकाल लेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरह से निकालिए, लेकिन ध्यान रखिएगा एक ही तरफ से चलिएगा। अगर आप ऐसे गए तो बाकी कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही चलिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मत कर दीजिएगा। ऊपर से आए तो तीनों के साथ ऊपर ही सही आएगा, नीचे से आए तो तीनों के साथ नीचे ही आएगा। ये भी डायरेक्शन रेशियो सही है, ये भी डायरेक्शन रेशियो सही है। फर्क क्या होगा, फर्क बस इतना ही पड़ेगा कि जो एंगल का फर्क है, ये जो एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल का जो फर्क है ना, बस यही फर्क आता है और कुछ फर्क नहीं आता है, इसीलिए वो हेर फेर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। तो हम लोग आज क्या सीखे, हम लोग कुछ कुछ बात तो आज सीखे हैं, बेस बनाए हैं, सबसे जरूरी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन समझे हैं। मतलब आप एक चीज हम लोग को बस समझना है कि कोई भी लाइन अगर आपको दिया हुआ है और लाइन पर अगर आपको दो पॉइंट दे दिया x1 y1 z1 एंड b आपको x2 y2 और z2, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा बोलिए,
डायरेक्शन रेशियो होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। देखिए यहां से हम आपको समझाने की कोशिश किया। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी होगा, यहीं से निकलता है बाई समेशन जो होगा इसका एंड y2 माइनस y, नीचे तो आप समझ रहे ना कि क्या होगा। इस डायरेक्शन का यूज क्या है? इस डायरेक्शन का यूज है आपको डायरेक्शन बताने के लिए कि लाइन का डायरेक्शन क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आया होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, क्लासेस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और कल हम लोग वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक क्लास और आप लोग का बेस चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे आपके डॉट पर। चलिए ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक।